एक बच्चा जो इंडिया से प्लेन में से उड़ के आता है, आप क्या ड्रीम्स लेकर आए थे? मैं अपनी दादी नानी माँ के साथ सोता था एंड वी यूज्ड टू आस्क कि इज दैट द स्टार्स व्हिच वी सी इन द स्काई एंड दे यूज्ड टू से नहीं ये तो एरोप्लेन है बेटा। तो मैं बोलता था कभी इसमें जा पाएंगे, तो दे वर लाइक नहीं, बड़े लोग जाते हैं इसमें। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू पीजी टॉक्स। और हमारा लास्ट पॉडकास्ट पे हमें काफ़ी अच्छा रिव्यू रिस्पांस मिला और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया हमारे नए सेटअप को। लो थैंक यू। और जैसे लास्ट पॉडकास्ट हमारा जय के साथ था और काफ़ी मतलब यूके से नहीं, इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। सो आज जो हमारे साथ पॉडकास्ट में है वो मतलब जितना हम कोवेंट्री को अच्छे से नहीं जानते, ये एक टाइप का यही समझ लो जैसे कोवेंट्री इस्टेब्लिश हुआ था तो तब से यहाँ पे कोवेंट्री को अच्छे से जानते हैं। सेम मैं ही अपना इंट्रोडक्शन मतलब मैं इनका इंट्रोडक्शन मैं खुद नहीं दूंगा, वो ही अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो भैया। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ पुनीत। आई हैव बीन हियर इन कवेंट्री एज यू सेड फ्रॉम लास्ट 20 years। 20 years तो काफ़ी टाइम से भैया यहाँ पर है and 20 years and he helped student a lot। जो मैं भी इनसे तभी मिला था जब एज अ स्टूडेंट किसी की हेल्प कर रहे थे। देन मेरे को अब ये कौन है ऐसा इंसान कोवेंट्री में जो हेल्प कर रहा है, देन आई मेट हिम फर्स्ट। मुझे लगता है कि जब मोस्टली अब जैसे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं यूके में तो वो एज अ यूट्यूब से उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई कौन कौन वहाँ पे है जिनसे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ, जिनसे मैं हेल्प मांग सकता हूँ। लेकिन आप एज यू ऑलरेडी टोल्ड कि 20 साल पहले आए थे, तो यूके की जर्नी से पहले मैं इनका थोड़ा पिछली मतलब थोड़ा सा प्रीवियस हम पीछे चलते हैं। तो इनकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब मैंने बिहाइंड द कैमरा इनकी स्टोरी सुन रहा था और मुझे मतलब लगा कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो आई थिंक मैं इनसे ही सुनना चाहूँगा। करते हैं कि भैया वेलकम टू पीजी टॉक्स, इट्स जे। हेलो 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 टू बोल। और अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी। एक बच्चा जो इंडिया से प्लेन में से उड़ के आता है, आप क्या ड्रीम्स लेकर आए थे? I have got one younger sister, so she and me, we both went to the same school. I come from a very middle class family. So आप कहाँ से हैं मतलब? So I'm originally from a place called Ludhiana. Okay. That's based in Punjab. So we both used to have a dream of going abroad when we were little kids. मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की होती है कि आप समर्स में छत पे सोते हो सब लोग जाके परिवार के साथ। तो मैं अपनी दादी नानी माँ के साथ सोता था एंड वी यूज्ड टू आस्क कि इज दैट द स्टार्स व्हिच वी सी इन द स्काई एंड दे यूज्ड टू से नहीं ये तो एरोप्लेन है बेटा। तो मैं बोलता था कभी इसमें जा पाएंगे, तो दे वर लाइक नहीं, बड़े लोग जाते हैं इसमें। एंड आई वाज लाइक व्हाई कांट वी गो। तो आई यूज्ड टू आस्क माय सिस्टर। तो हमारा यही एम था कि हमने अच्छी सी पढ़ाई करके अपने आप को वेल सेटल करके अब्रॉड जाना है। और उस दौरान जब हमने 10th करी, 10th के बाद हमने +1 +2 करी। She went into medical field, I went to a non-medical field purely because I wanted to go into engineering, क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेस्ट था कि how the machines works, how the things actually get assembled, etc. तो फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली to come and study here. How it happened, I was in चंडीगढ़। तो वहाँ पर ब्रिटिश लाइब्रेरी थी, वहाँ पर 2-3 एम्बेसडर्स आए हुए थे यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने मुझसे बातचीत करी और जो भी मेरी थोड़ी मोटी टूटी फूटी इंग्लिश थी तो मैंने उनसे बातचीत करी और उन्होंने मुझे बताया कि यू कैन एक्चुअली गिव कवेंट्री यूनिवर्सिटी। उस टाइम पे इनका खुद का एक एग्ज़ाम होता था जो मैंने दिया और वेरी फॉर्चुनेटली मेरा वो एग्ज़ाम जो है क्लियर हो गया एंड दे गेव मी एकेडमिक स्कॉलरशिप टू कम एंड स्टडी हियर। तो फिर जब ये ऑफ़र लेटर आया तो तब मैंने घर वालों को बताया एंड दे डिडंट इवन नो कि अभी क्या करना है, बिकॉज वी वर नॉट दैट रिच एनफ टू पे फॉर or to apply for the visas because you need to have funds to। तो बट ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम? This is in 2005। सो मतलब आपका माइंडसेट शुरू से ऐसा था कि दैट आई हैव टू गो टू अब्रॉड फॉर स्टडी एंड Yeah, because what I realize is coming from a very middle class family, lots of people will probably be able to relate to me, is जो एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ इंडिया में है वो बहुत स्ट्रगलिंग है। राइट। तो यहाँ तो आप काफ़ी रिच फैमिली से आ रहे हो क्योंकि उस टाइम काफ़ी हर्डल्स थे। मैं ये चीज़ मतलब क्योंकि जितना नेट का सोर्स आजकल है उस टाइम नहीं था। और जैसे होता था कि रिलेटिव्स के जैसे हम सुनते थे कि वो बहुत काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी पेपर वर्क डॉक्यूमेंट्स लगता था। लेकिन अब आई थिंक
काफ़ी कॉम्पैक्ट हो गया है, जैसे इंटरनेट बूम किया है, तो लेकिन उस टाइम तो ऐसा था कि एक एक स्टेप्स के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता था। और एक टाइम के लिए ऐसा भी होता था कि जैसे अगर आप इस चीज़ के लिए अपना प्लान कर भी रहे हो तो फैमिली में, जैसे आपने बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तो 10 बारी सोचते थे कि बेटा कैन वी अफोर्ड टू गो, लाइक यू नो, बिकॉज हम फाइनेंशियल कंडीशंस, पहले फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत होता था, ठीक है, कि अगर लेट्स से घर में एक बच्चा भेज रहे हैं बाहर, तो क्या वो हम चीज़ें, डिमांड्स जो बच्चे की हैं वो पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपने ऐसे कैसे चैलेंजेस को फेस किए थे? Of course, I think when you come abroad, as you said, like lots of families सोचते हैं कि हम इसको बेच रहे हैं क्या। देखो उस टाइम पे, उस एरा में क्या होता था कि मोस्टली पेरेंट्स को ये डर होता था कि बच्चा बिगड़ ना जाए। हाँ, चाहे वो आप इंडिया में रहो या अब्रॉड जाओ, हर माँ बाप ये सोचते थे कि ये गलत चीज़ों में ना चला जाए, ड्रग्स में ना चला जाए, या फिर दारू शराब जो भी चीज़ें होती थी। उस टाइम पंजाब में कल्चर उस था टाइम ये? पे पंजाब में यही कल्चर था, मैं तो क्योंकि 5 मोस्ट साल ऑफ का माई था। फ्रेंड्स, लाइक नॉट फ्रेंड्स, आई वुड से द क्लासमेट्स एक्चुअली वेंट इनटू दैट साइड। तो घर वालों को मैं ये बोलता था कि अगर मैं पंजाब में रहा ना, तो मुझे लगता है यहाँ पर वैसे भी जॉब्स नहीं है, तो जॉब्स करने के लिए मुझे दिल्ली बॉम्बे तो जाना ही पड़ेगा आफ्टर स्टडीज़। राइट। तो क्यों ना, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी बाहर की मिल रही है तो मैं उसको अवेल करूँ। ओके, तो ये आपको मतलब जैसे पता कैसे चला कि ओके दिस कंट्री आई हैव टू गो फॉर माय स्टडीज एंड एवरीथिंग? व्हाई यूके? बिकॉज देखो पंजाब में तो मैं आपको सीधे बताऊं, कनाडा का कल्चर है। हमारा तो कनाडा का कल्चर है, आपको बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो ये इसके दो चीज़ें थी। एक तो मैं शुरू से ही यूके को बहुत लाइक करता था, बिकॉज आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट अबाउट यूके इन टर्म्स ऑफ the history and how this actually, what are the cities there, why they are famous. And second thing is, जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी अब्रॉड के लिए, तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि बाकी सारी कंट्रीज़ में अगर मैं बैचलर्स करने जा रहा हूँ तो 4 years की है। यूके इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पर 3 साल की है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ जाके पढ़ाई करूँ, जहाँ पर मेरी जल्दी पढ़ाई ख़त्म हो जाए और मैं फिर वर्क कल्चर में जल्दी आ सकूँ, ताकि मैं थोड़े पैसे कमाना शुरू कर दूँ। राइट। तो ये चीज़ जो मुझे लगी कि एक बहुत फ्रूटफुल रहेगी मेरे लिए, इसलिए मैंने यूके का मतलब सोचा आने का। तो अगर किसी को भी पढ़ने आना है यूके और उसके पास पैसे नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, व्हाट इज़ द राइट वे टू कम? देखो यूके एंटर होने के 2-3 तरीके ही हैं। जैसे आप सबको ही पता है कि या तो आप करके पढ़ाई करने के लिए आएँ, या फिर आप वर्क वीज़ा पे आएँ। उसके लिए आपको ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस बैक इन द कंट्री और वो कौन लगवाता है वर्क वीज़ा? वर्क वीज़ा कौन लगवाता है, वो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनफ ऑफ द एक्सपीरियंस, या फिर आप किसी भी मतलब व्हाट आई ऑलवेज रिकमेंड टू एवरीवन इज़ गो ऑन द गव यूके वेबसाइट। वहाँ पर एक लिस्ट ऑफ एक्रीडेटेड जो होती हैं एजेंसीज, उनके थ्रू जाएं। एक मतलब जैसे अभी पंजाब में बहुत कल्चर है कि एजेंट्स बोलते हैं हमें 20 लाख दे दीजिए, हम आपको पैकेज दे देते हैं, 30 वी विल लाख। सेंड इट। 20 या 30 जितना भी होता है। उस टाइम जब आप आए थे तो क्या वो पैकेज सिस्टम और नहीं, वहाँ पे उस टाइम कल्चर पे था? पैकेज सिस्टम नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस थी। तो बहुत कम ही लोग थे जो मतलब इस चीज़ों में डील करते थे। तो आपने जो अपना प्रोसेस है यूके आने का, तो ये आपने खुद मैनुअली किया था या किसी की हेल्प आपने ली थी? नहीं, मैंने एक वहाँ पर उस टाइम पे एक कंसल्टेंट थी, शी वाज बेस्ड इन दिल्ली, ओके। तो उनसे करवाया था। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो इंडिया में क्या है ना, एक तो एजेंट होते हैं, एक होता है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मीन्स द पीपल एक्चुअली गेट द मनी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी व्हेन दे एक्चुअली हेल्प द स्टूडेंट्स। जो पिक्सेलॉग्स हैं। हाँ जी बिल्कुल। और जो एजेंट्स हैं वो आपसे भी, स्टूडेंट से भी लेते हैं और यूनिवर्सिटी से भी लेते हैं। तो आप उनसे बचिए, क्योंकि इवेंचुअली जो एजेंट्स आपसे डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो कंसल्टेंट को ही दे रहे हैं, तो वो बाईपास आपको दैट इज करना है। B2B they are doing Correct. right now. तो आप उसको बाईपास करके अगर कंसल्टेंट के पास, एजुकेशन कंसल्टेंट के पास आते हैं, देन दे विल डू योर केस और दे विल मेक श्योर एवरीथिंग इज रेडी बिफोर दे अप्लाई। आपके पर्सपेक्टिव से आज के टाइम पे कोई नया स्टूडेंट है, लेट्स से जब मैं आया तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली पता करने की कि मैं लंदन जा रहा हूँ कि मैं कोवेंट्री आ रहा हूँ, लोगों को पता ही नहीं है। और किसी को आना है अगर यूके, कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे वो अपना अकोमोडेशन अच्छे से अफोर्ड कर सकता है, अपनी जॉब, पार्ट टाइम एंड अपना फूड? देखो इसका आंसर इज़ वेरी सिंपल। डजेंट मैटर विच कंट्री यू गो, एदर यू टेक यूके, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये चीज़ तो सिंपल है कि जिस कैपिटल में आप जाओगे वहाँ खर्चे ज़्यादा ही होंगे। चाहे आप दिल्ली चले जाओ, इनसाइड यूके, इनसाइड यूके जो कैपिटल है लंदन, उसका ऑफ कोर्स लंदन के अलावा तो लंदन के अलावा अगर सिंपल मैं इंडिया की बात करूं, अगर आप सिंपल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को लेके चलें तो वहाँ पर खर्चा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर सिटी। सेम फार्मूला हम यूके में अप्लाई करते हैं। यूके में जो बड़े शहर हैं जैसे लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, विच आर
3 बिगर सिटीज़। तो यहाँ पर खर्चे ज़्यादा हैं। खर्चे ज़्यादा का मतलब रेंट ज़्यादा है, आपकी ट्रैवल एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो एज अ स्टूडेंट आपको सोचनी होती हैं। तो ये चीज़ों को आपको कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको छोटे शहरों में यूनिवर्सिटीज़ में जाइए। उसमें क्या होता है, एक तो वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि लोग कम है, पॉपुलेशन कम है, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी, प्लस आपके खर्चे कम होंगे, रेंट कम होगा आपका, और भी कुछ जैसे ट्रैवल एक्सपेंसेस कम होंगे, बिकॉज यू डोंट नीड टू गो दैट फार अवे, बिकॉज द टाउन इज़ वेरी स्मॉल। तो ये चीज़ों का बहुत एडवांटेज हो इन जाता योर है परस्पेक्टिव कि छोटी सिटीज़ में आओ अपना पढ़ाई rent- करने के लिए। अगर आप जॉब परस्पेक्टिव आ रहे हो, then depending on what salary they are giving you, you can take your own call whether you should go for London or you can go for a smaller town. But being as a student, आपको पता है कि आप वहाँ जा रहे हो, आपको नहीं पता वहाँ जॉब मिलनी या नहीं मिलनी। That is when you should go for a smaller cities. तो जैसे मतलब आपने मुझे एक चीज़ ये बताई कि व्हेन यू वर अप्लाइंग टू कमिंग टू यूके, आपने दिल्ली में एक कंसल्टेंसी थी, उन्होंने आपको गाइड किया। जब आप मतलब अपने होम टाउन में थे तो आपको किसी ने एज अ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी कि नो यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, कि नहीं ऐसे नहीं, आप ये वाला हमसे पैकेज ले लो, आई थिंक वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, तो मतलब कभी माइंड डाइवर्ट ऐसे हुआ? देखो उस टाइम पे इतना नहीं होता था इस चीज़ को लेके, बट हाँ ऑफ कोर्स पंजाब में ये चीज़ है कि आप किसी के पास जाएं तो वो आपको बताते हैं कि यार आप हमसे कर लीजिए, तो आप हमें कम पैसे दे दीजिए, हम आपको पूरा कर देते हैं। बट मैं सब स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि व्हेन यू आर अप्लाइंग, लाइक द स्टेप्स शुड बी, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट टू स्टडी, राइट। ओके, एंड देन गो ऑन टू hotcourses.co.uk, बहुत सारी वेबसाइट्स है, प्रॉस्पेक्ट्स है, तो आप देखिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में वो कोर्सेज हैं। ओके। एंड व्हेन यू गो इनटू दैट यूनिवर्सिटी, देन यू गो इनटू दैट इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, तो उनकी एक एक्रीडेटेड लिस्ट होती है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट। तो आप उनसे अप्लाई करिए, देन यू आर एक्चुअली बाईपासिंग एवरीथिंग एल्स। You are straight connected to the university. यू आर स्टेट गोइंग टू दैट राइट कंसल्टेंट, जो पता है कि यूनिवर्सिटी उनको पे करेगी, आपको कुछ नहीं पे करना। तो ये स्टेप्स एक्चुअली, यही स्टेप्स हर स्टूडेंट को फॉलो करने चाहिए। और rather than मैंने going anywhere. जब मैं आई थिंक यूके आ रहा था तो मैंने मतलब कुछ मुझे स्टूडेंट्स फ़्लाइट में भी मिले थे, उनका ये माइंडसेट से मतलब उन मैंने पूछा था उनसे कि वो किस माइंडसेट से आए हैं, तो उनको एजेंट्स ने जैसे कि एक कोर्स कोई भी ऑफ़र कर देते हैं, जैसे कि लेट्स से उसको डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट की नॉलेज नहीं है तो उसको उस कोर्स में डाल दिया। अब वो उसको सिर्फ यूके आना था, करेक्ट। क्योंकि आप आ जाओ, आपको कोई टेंशन नहीं, असाइनमेंट्स आप बाहर से ऐसा कर लो एंड इट विल बी ईजी फॉर यू। एंड आई थिंक वहाँ पे जाके आपको जाते ही पार्ट टाइम मिल जाएगी एंड देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग, आप अपनी फ़ीस निकल। इस माइंडसेट से मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स मिले थे। तो जब मैंने मतलब मुझे पता था कि उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा आपको इस कोर्स की नॉलेज है कि जिस कोर्स के लिए आप ज़रूरत है? नहीं, हमें तो बस एजेंट ने जो बोला या फिर जो हमें बताया हम तो वो करके आए। उनको आप कैसे उस चीज़ के लिए आप देखो मैं देखोगे? हर स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट कंसल्टेंट सेज यू शुड डू। द फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड सी कि आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इफ समबडी हैज़ डन इंजीनियरिंग, तो मुझे नहीं लगता उसको कोई अभी एमएससी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में करने का, अगर इफ ही हैज़ डन आईटी इंजीनियरिंग एंड ही गोज़ फॉर एमएससी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, इट डजंट मेक एनी सेंस। राइट। सो यू शुड कीप सम सॉर्ट ऑफ लिंक विद व्हाट यू हैव स्टडीड। एंड सेकंड थिंग इज़, मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए कि इस वक्त वहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट चल रही है। ओके। एज यू सेड वेरी गुड पॉइंट कि डेटा साइंस जो है वो अभी डिमांड में है, राइट। बट आपको ये देखना है कि अभी लास्ट 3 साल से हर बच्चा वही सोच के आ रहा है। तो वही चीज़, डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिटिक्स, यही चीज़ यही क्या चीज़ है। करके तो आपको ये देखना है कि अगर 3-4 साल से लोग आ रहे हैं तो कभी ना कभी तो ये कम भी होगा ना। कम भी होगा, इवेंचुअली अगर 10 जॉब हैं तो अगर 100 लोग आ गए हैं तो उतना कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है ना। बढ़ रहा है बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इंटरनल इंस्टिंक्ट्स आने चाहिए कि यार नहीं, अगर मैं कॉमर्स में अच्छा हूँ तो आई शुड गो फॉर ACCA और आई शुड गो फॉर MSc इन और BSc इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या बैंकिंग या जो भी, बिकॉज मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू। ओके। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मेरे को एजेंट ने बोल दिया कि आप BBA करने चले जाओ, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे चाचा जी की कोई किराने की दुकान है तो मैं गोलक पे बैठ जाऊँगा। तो इवेंचुअली मुझे क्रैक तो करना ही पड़ेगा एक कंपनी का इंटरव्यू। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मुझे ये सोचना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए बना है, क्या मुझे इसमें इंटरेस्ट है। जस्ट सिट एंड थिंक व्हाट यू विल लाइक। ओके, जब आप आए थे तो आई थिंक यू कम एज अ बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ जी। उस टाइम डिमांड इसकी ज़्यादा थी? देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो मुझे लगता है कि वो एवरग्रीन है। वो आप किसी भी कंपनी में जाएं,
देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ओके। सो मुझे लगता है कि मैंने जब वो चूज़ किया था तो मेरी यही था कि कल को अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मुझे कंपनी से निकाल दें, जो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे दूसरी कंपनी में कहीं ना कहीं मिल जाए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बूम हमेशा रहा है, बट उसके अंदर जो है वो आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि किस में कर सकते हैं आप ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या एविएशन में जाना चाहते हैं या फिर आई डोंट नो केमिकल बेसिकली इंजीनियरिंग में जाना ये चाहते हैं। फील्ड ऐसा है कि आप किसी भी फील्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। करेक्ट, तो आपके जो स्पेक्ट्रम है काफ़ी बड़ा है। बड़ा है। ओके। एंड आपने कौन सी कॉमेंट्री यूनिवर्सिटी में? सो आई डिड माई बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम कवेंट्री यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एक्चुअली बीटेक नहीं बोलते, इंडिया में हम बैचलर इन टेक्नोलॉजी बोलते टेक्नोलॉजी हैं, बोलते हैं। यहाँ पर बीई बोलते हैं, बैचलर इन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। ऑनर्स बोलते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कवेंट्री यूनिवर्सिटी से करी 2005 to 2000। हमने ये भी रिसर्च करी आपके बारे में, आप कैप्टन भी थे कवेंट्री यूनिवर्सिटी में बैडमिंटन। यस। हाँ जी, गुड स्पोर्ट। तो इंडिया में भी आप एज अ स्पोर्ट्स? हाँ जी। सो बेसिकली हाउ इट स्टार्टेड इज माई अंकल, माई चाचा जी यूज्ड टू वर्क फॉर नेस्ले। So I ओके। used to go along with him and see how actually this game gets played. तो मैं बड़ा छोटा सा था, मेरे पास मतलब उस टाइम पे रैकेट, मतलब एक होता था कौन सी जिसके कंपनी के लिए टू काम करते थे? कंपनीज, नेस्ले। नेस्ले के लिए? हाँ जी, हाँ जी। उसके रैकेट भी आते हैं? नहीं नहीं, उस कंपनी में वो खेलते थे अच्छा 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 अच्छा। टूर्नामेंट्स, बिकॉज दे यूज टू हैव लाइक स्पोर्ट्स डे वेयर एवरीवन कैन कम एंड प्ले देयर गेम, ओके। राइट। सो मेरे पास उस टाइम पे रैकेट था जिसमें वो 2 डंडों वाला होता था, पता नहीं 50-60 रुपए का होता था। तो मैं यूज्ड टू गो एंड प्ले देयर अलोंग विद हिम, और मैंने रियलाइज़ की कि यू नो इट इज़न्ट दैट ईज़ी। जैसे हम छत पे मैं और मेरी सिस्टर खेल रहे हैं, वैसा नहीं है। जब आप रियल गेम में खेलते हो तो बड़ा हार्ड है। तो मेरे को वहाँ से इंटरेस्ट बना। एंड देन व्हेन आई डिड माई +1 +2 जलंधर से मैंने करी, तो विच इज़ अ हब ऑफ स्पोर्ट्स इन पंजाब। तो वहाँ पर मैं जब स्टेडियम में ये खेलने जाता था तो ऑफ कोर्स आई कुडंट अफोर्ड माय कोचिंग टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट्स। तो आई यूज्ड टू जस्ट लिटरली सिट एंड वॉच हाउ द एक्चुअल प्रोफेशनल प्लेयर्स एक्चुअली प्ले एंड हाउ दे ट्रेन देमसेल्व्स। तो मैं वो चीज़ों को फिर कॉपी करके घर में खुद प्रैक्टिस करता था। और धीरे धीरे फिर मैं जब यहाँ पर आया तो आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर द कवेंट्री यूनिवर्सिटी, एंड देन दे गेव मी अ स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप सेकंड ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे एकेडमिक मिल गई थी, सेकंड ईयर में मुझे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल गई, थर्ड ईयर मुझे फिर उन्होंने स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दे दी थी बिकॉज आई वाज रिप्रेजेंटिंग देम इन बैडमिंटन एज अ कैप्टन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बक्स टूर्नामेंट होता है, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एसोसिएशन। तो उनके ना एक अपने अपने टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें हर यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट खेलती है। तो उस टूर्नामेंट में मैं हमेशा यूनिवर्सिटी को आगे रिप्रेजेंट करता था, एंड they always offered me that sports scholarship which actually helped me towards my fees. सो व्हेन यू वर प्लानिंग टू कम टू यूके, सो जो आप टूर्नामेंट्स खेलते थे, थ्रू दिस डिड यू गेट स्कॉलरशिप व्हेन कमिंग टू कवेंट्री यूनिवर्सिटी? नहीं, जब मैं फर्स्ट ईयर आया तो मुझे एकेडमिक मिल गई थी। ओके। तो उस टाइम पे तो फिर मैं जब यहाँ पर आ गया तो मैं कवेंट्री यूनिवर्सिटी के लिए खेलना शुरू हो गया। एंड देन द सेकंड ईयर दे सॉ दैट you know this gentleman has been winning the tournament, this is the ratio of winning and losing, and then they offered me the स्कॉलरशिप। sports scholarship. ओके। सो उस टाइम कवेंट्री कैसा था? देखो कवेंट्री यार एक बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है, मेरी इसके साथ बड़ा यादें हैं, इसके साथ मेरा बचपन एक तरह का जैसे बोल सकते हो, क्योंकि 16-17 साल की एज थी मेरी जब मैं आया था यहाँ पर। तो उस टाइम पे जॉब्स होती थी एज़ कम्पेयर टू नाउ, बट हमें उस टाइम पे इतनी ये कह, क्योंकि इंटरनेट पे इतनी नॉलेज नहीं होती नॉलेज थी। नहीं थी। मतलब यूट्यूब पे जैसे आजकल बहुत लोग बता देते हैं, इंस्टा पे स्टोरीज डाल देते हैं, इतना कुछ नहीं होता था उस टाइम पे। तो हमें खुद ही फिजिकली हम प्रिंट आउट लेते थे अपने सीवी का। वी एक्चुअली गो टू एवरी शॉप, गो एंड आस्क देम, एंड इवेंचुअली जो भी उनको अच्छा लगता था देन दे आस्क दे कम फॉर इंटरव्यू। तो वो सिचुएशन उस टाइम पे होती थी। तो मतलब उस टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी एज कम्पेयर नाउ? हाँ जी, बट अगेन आई एम सेइंग कि अभी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कैसे ढूंढ रहे हो। ओके। तो जैसे आजकल ये चीज़ मैं ज़रूर, बहुत अच्छा पॉइंट आपका, ये चीज़ मैं हर स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि जब आप आते हो, सिर्फ आप ये मत सोचो कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रही। ये आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए ठीक है 3 बार मेरे को अगर किसी जगह से मुझे इंटरव्यू से रिजेक्ट भी हो गया, आई स्टिल नीड टू गो फॉर इट। And the way you should go is go on the Indeed website, go on physically go and speak to the managers in the shops. That is something which always worked for me. ओके। किसी भी शॉप में जाइए, उसको बोलिए कि मुझे मैनेजर से बात करनी है, अपना सीवी लेके जाइए एंड स्टार्ट टॉक हैविंग अ कन्वर्सेशन विद हिम कि मेरे ओके। पास ये एक्सपीरियंस है, मैं वर्कड इन कस्टमर सर्विस सेल्स, इज दिस समथिंग which I can bring on the table and try to work for your shop. तो राइट। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ हमेशा वर्कआउट करती है।
गॉट इट। सो जैसे मतलब अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए खेलना शुरू किया एंड आई हर्ड दैट यू वर द कैप्टन आल्सो फॉर द कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, मतलब बैडमिंटन में आपने, हाँ तो जी। विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। आई थिंक किस टाइम से किस टाइम तक आप मतलब कैप्टन सो थे? आई वाज इन कवेंट्री यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2005 टू 2009। तो उस पूरे टेन्योर में मैं मतलब कैप्टन था। तो मेरे मेरे साथ एक मेंस वन की टीम थी, एक मेंस टू की टीम थी। बट या आई यूज्ड टू प्ले pretty much every day during that time. सो यूनिवर्सिटीज़ ने आपको कुछ एज अ बेनिफिट्स दिए वाइल प्लेइंग फॉर द बैडमिंटन आप एज अ कैप्टन? आप मुझे लगता है हर यूनिवर्सिटी क्या करती है, जब आपको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिलती है ना, तो आपको जो उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती हैं वो फ्री हो जाती है। ओके। जैसे कि अभी आप लोग अगर जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है, स्पोर्ट्स इन द सेंस की स्पोर्ट्स सेंटर ज्वाइन करना है, तो उनको पे करना पड़ता है रफली, आई थिंक 150 समथिंग, आई डोंट नो हाउ मच इज़ द फीस 185 नाउ। समथिंग की तो होती है फीस। वो पे करना पड़ता है, वेयर दे कैन यूज़ देन जिम यूज़ कर सकते हैं या स्पोर्ट्स हॉल यूज़ कर सकते हैं। तो जो स्पोर्ट्स स्कॉलर होते हैं उनको ये फैसिलिटी फ्री होती है। They actually can use gym any day, anytime. You can practice in the sports hall. I used to even get physios treatments 3 to 4 times a year. जहाँ पर अगर कोई मेरे को मसल स्ट्रेन हो गया या कुछ भी हो गया, तो he used to mentally and physically guide me with that. सो व्हेन यू वर लाइक प्लेइंग द बैडमिंटन, आपकी जो स्टडी थी वो इफ़ेक्ट कर रही थी या फिर ओके यू वर बैलेंसिंग बोथ एज अ बैडमिंटन एंड देखो, मेरा स्टडी? जो एम था वो यही था कि मुझे पढ़ाई को आगे रखना है, ओके। क्योंकि मैं यूके किस लिए आया था, पढ़ाई 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 के करने। बेस पे ही आया था। और मुझे जॉब लेनी थी वो पढ़ाई के बेस पे लेनी है, क्योंकि यूके में क्या है स्पोर्ट्स में, अनटिल और अनलेस मैंने ये रियलाइज़ किया कि अनटिल और अनलेस कि आप बहुत हाई लेवल से इंडिया से नहीं आ रहे। हाई लेवल मीन्स इफ यू नो रिप्रेजेंटेड इंटरनेशनली। जस्ट राइट। टेक एन एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर, इफ ही कम्स टू इंडिया, ही हैज़ प्लेड फॉर इंडिया फॉर फ्यू नंबर्स ऑफ ईयर्स। वो राइट। यहाँ आके जब काउंटी के लिए खेलते हैं, तो फिर काउंटी उनको वर्क वीज़ा दे सकते हैं, राइट, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर काउंटी। जब आप एक स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के होते हो, तो आप आए भी यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट पे होते हो, दैट इज़ व्हेन यू कांट जस्ट रिलाई ऑन स्पोर्ट्स। राइट। तो आपको पढ़ाई को आगे रखना है, और पढ़ाई को आगे रख के आपको उस चीज़ को भी फोकस रखते हुए आपको उसको भी उतना ही टाइम देना है जितना स्पोर्ट्स को देना है। एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है, द आंसर कम्स टू देयर, कि आपको ये देखना कि अब इसमें मेरी क्या प्रायोरिटी है। ओके। अगर मेरा टूर्नामेंट है नेक्स्ट सैटरडे, तो मेक श्योर कि मेरी जो असाइनमेंट्स हैं या जो मेरा कोर्स वर्क है वो पहले कंप्लीट कर दूँ, ताकि लास्ट के 4-5 डेज़ मैं ट्रेन कर सकूँ अपने आप को। और अगर मेरी कोई टूर्नामेंट नहीं आ रहा नेक्स्ट 2-3 वीक्स तक, तो जितना मेरी पढ़ाई है, जितना भी मेरे पास है, मैं अगर कुछ आगे का भी पढ़ सकता हूँ तो उसको पढ़ूँगा, ताकि मैं रेडी रहूँ। एंड आप उस टाइम एज अ पार्ट टाइम काम भी कर रहे थे या ओनली जस्ट स्टडी एंड स्पोर्ट्स? आई थिंक एज अ लाइक मेरे लिए पार्ट टाइम काम करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आई couldn't आस्क द फंड्स फॉर माई पेरेंट्स, बिकॉज द रीज़न इज़ कि अभी भी वैसा ही है, 1 पाउंड इंडिया का 110 रुपये है रफली। तो मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली इतना पे कर पाएगी बच्चों के लिए कि उनको राइट। भेज रहे हैं पैसे। तो मुझे लगता है कि पार्ट टाइम काम तो करना ही पड़ता है। उस टाइम पे मैं भी कर रहा था, एंड आई हैड टू वर्क, आई वर्कड इन एवरीवेयर प्रीटी मच, लाइक फ्रॉम आपकी पहली टेस्कोज। जॉब? द फर्स्ट जॉब वाज इन क्योंकि मैंने ज़्यादा बच्चा है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर हेलो फ्रेश, मैंने सुना है आते ही हेलो फ्रेश में लग जाते हैं, वेयर हाउसेज एंड उसमें सब में लग जाते हैं। आपकी पहली जॉब क्या थी? हेलो फ्रेश इज़ प्रीटी मच कंपनी विच आई थिंक जस्ट रिसेंटली आई है, जहाँ पर बेसिकली वो फूड पैकेज करके फूड वो या कस्टमर्स को बेचते हैं। बट एट माई टाइम वी यूज टू वर्क इन टेस्कोज, एसडाज, मैकडोनल्ड्स। तो मेरी पहली जॉब थी वो टेस्को में थी। टेस्को में थी? इंडिया में कभी काम नहीं करा था, इंडिया में मम्मा ने कभी चाय तक नहीं बनाने दी थी। ओके। और यहाँ पर आके मैं फ्रोज़न सेक्शन में, मेरे को नाइट शिफ्ट मिली थी जो मेरे लिए बड़ी डिफरेंट थी। तो रात को 10 बजे शुरू करते थे, सुबह 6 बजे ख़त्म करते थे। एंड वेरी फॉर्चुनेटली जो टेस्को था, इट वाज़ वेरी नेक्स्ट टू गुरुद्वारा साहिब। तो हम सब लोग रात को शिफ्ट करके सुबह लंगर प्रसादा छक के हम घर जाते थे। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा मतलब कृपा भगवान की, कि वो एक एडवांटेज था कि हमें घर जाके काम नहीं, मतलब काम खाना खाना बनाने नहीं की बनाना हिम्मत नहीं पड़ेगा। होती थी कि बना बिल्कुल। पाए। तो आपका मतलब जो जॉब थी वो नियर द यूनिवर्सिटी थी या फिर आपने मतलब नहीं, मेरी दूर? जो जॉब थी, इट वाज लाइक 15 मिनट्स अवे बाय वॉक। बाय वॉक? ओके। But yeah, I think it wasn't that bad, because what you need to think is when you're a student, you have that you should have that sort of courage कि नहीं, मैं 4 कदम और एक्स्ट्रा चल लूँगा। राइट। Whereas when you start working, you
आई फील यू गेट लेड बैक, यू आप सोचते हो कि ठीक है यार, अभी मुझे कुछ लग्जरीज की आदत हो चुकी है, तो मुझे चल के नहीं जाना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे मेरे को ये था कि अगर मुझे 10 कदम और भी चलने पड़े या 15 मिनट और भी वॉक करना पड़े, आई एम रेडी फॉर इट। एंड जब आपका जैसे जिस टाइम आप पढ़ रहे थे तो आप एज करंट सिचुएशन क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे, लाइक उस टाइम में जो आपको लगता है कि ये हमने देखा है और ये अभी करंट सिचुएशन कोवेंट्री में नहीं है पढ़ाई के रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड? तो मुझे लगता है आई थिंक द स्टडी पैटर्न इज़ प्रीटी मच द सेम। उस टाइम पे भी लेक्चर्स होते थे, प्रेजेंटेशंस देते थे लेक्चरर आके, घर पे ही आके पढ़ना होता था। तो आई थिंक द सिनेरियो इज़ प्रीटी मच द सेम। उस टाइम पे भी एग्जाम होते थे, कोर्स वर्क होता था, सबमिशंस असाइनमेंट्स कैसे होते होती थे, थी आपकी? सेम ही होता था। MS वर्ड पे हमें एक केस स्टडी दे देते थे, उस पर असाइनमेंट बनानी है, अब पोर्टल पे सबमिशन करते पोर्टल पे थे? सबमिशन है। वही टर्न टीन पे हमें होता था कि कितना परसेंटेज पैलग्रिज्म आ रहा है। ओके। उस टाइम पे 15-20% अलाउ होता था, आई थिंक अभी 30 है रफली, राइट। डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो वही होता था। आई थिंक द ओनली डिफरेंस व्हाट आई सी नाउअडेज इज आजकल टेक्नोलॉजी, जैसे आपने AI आ गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम AI से बनवा लेते हैं, विच आई थिंक इज इन द राइट थिंग। बिकॉज जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे आफ्टर स्टडीज़, यू नीड टू थिंक कि वो जब आपको इंटरव्यूअर जो ले रहा है, वो आप उसको कैसे आंसर दोगे फिर उसका। अब ये थोड़ा ना बोल सकते कि मैंने AI से बनवा लिया। दैट इज़ व्हेन यू नीड टू थिंक कि यार मुझे अगर AI से हेल्प भी लेनी है तो मुझे खुद तो पता हो कि मैं क्या लिख रहा है, वो क्या उससे मैं मांग रहा हूँ, वही क्या ना, उसमें नकल भी अकल से होती है। एग्जैक्टली, आई थिंक दैट इज़ द वर्ड आई वाज गोइंग टू यूज़, कि आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आपको कैसे उसकी हेल्प लेनी है। अगर आप टेक्नोलॉजी की यूज़ ले रहे हो तो इतना भी उस पर निर्भर मत हो जाओ कि आपकी जो अंदर का कैलिबर है वो ही चला जाए। और जैसे अब ठीक है, आपने ये बात बोली कि हाँ, मैं क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो काफ़ी मैं खुद बोलता कि मैंने भी कुछ अपने असाइनमेंट्स ये ऐसे, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं बना रहा हूँ तो उसके पीछे मुझे पूरा हिस्ट्री थोड़ा स्टडी करना पड़ता था कि अगर मैं एक AI से असाइनमेंट भी बना रहा हूँ तो उसकी नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे नहीं है कि आपने एक बटन दबाया और आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। एंड सेकंड चीज़ ये है कि अब जैसे स्टूडेंट्स, जैसे अब AI आ गया है तो कम मैंने देखा कि स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते थे तो काफ़ी थ्योरेटिकली होता था या प्रैक्टिकली होता था? देखो, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों ही होता था, बट एज यू सेड अभी मोस्टली स्टूडेंट्स AI पे फोकस्ड हैं। तो हमें ऐसा नहीं था उस टाइम पे। हम सारा एज ए दोस्त ग्रुप में जाते थे, लाइब्रेरी में बैठते थे, सब असाइनमेंट के ऊपर डिस्कशन करते थे, एंड वी यूज्ड टू मेक एन असाइनमेंट। ओके। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट शेयर द असाइनमेंट विद ईच अदर बिकॉज वो पैलग्रिज्म का इशू होता था, राइट। बट वी यूज्ड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक कि दिस इज द थिंग्स व्हिच वी विल बी कवरिंग इन द असाइनमेंट। सो मैकेनिकल में जैसे आपको यूनिवर्सिटी ने प्लेसमेंट्स ऑफर करा? देखो, यूके में ऐसा प्लेसमेंट का कोई वर्ड नहीं होता। ओके। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, चाहे आप बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, तो बैचलर्स में क्या होता है कि आपका जो डिग्री है वो 3 राइट। इयर्स की है यूके राइट। में। इन अदर कंट्रीज इट विल बी 4 इयर्स। ओके। तो यूके में जो 3 इयर्स की डिग्री है, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में 1 ईयर आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। और काफी बच्चों को कुछ पता नहीं है कि कैसे लेते हैं, आप वो बता सकते हो लेते कैसे हैं? हाँ, तो वो भी मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, बट मेन चीज़ ये लगता है कि ये चीज़ लोग बोलते हैं लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहला पॉइंट, 110% आपको लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या होता है, व्हेन यू फिनिश योर सेकेंड ईयर, जब आप प्लेसमेंट ईयर में जाते हो, तो जो प्लेसमेंट ईयर है उसकी फ़ीस जो है ना वो नॉर्मल ईयर से बहुत कम होती है। ओके। सो नॉर्मल ईयर की फ़ीस, जस्ट टेक एन एग्जांपल, इज़ 10,000। राइट। सो द प्लेसमेंट ईयर की जो फ़ीस है वो 5,000 है उसकी, ठीक है। अब उस ईयर में आप सिर्फ 5,000 पाउंड दोगे, प्लस आपको किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उसमें जस्ट टेक एन एग्जांपल आपको 15,000 मिल गए। राइट। तो 5,000 तो वहाँ निकल गए आपकी फ़ीस, प्लस जो 10,000 बचा उसमें आप थर्ड ईयर की फ़ीस दे सकते हैं। ओके। उससे एक तो ये फ़ीस का ख़त्म हो गया काम, दूसरा जो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मिला एक कंपनी में, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ओके। अब होता क्या है, जिस कंपनी में आप ये प्लेसमेंट ईयर कर रहे हैं, उसी कंपनी में मोस्टली आपको ये बोल दिया जाता है बिफोर यू लीव दैट वंस यू फिनिश योर स्टडीज़ कम एंड जॉइन अस। तो ओके। इसलिए बहुत एडवांटेज है। थर्ड थिंग इज़, आई थिंक कि अब आपका जो क्वेश्चन था कि कैसे अप्लाई करते हैं, तो जब आपका सेकेंड ईयर चल ही रहा होता है तो आपको एक लिस्ट मिलती है प्लेसमेंट कंपनीज जो कर रही हैं, वो आपको हर यूनिवर्सिटी में करियर ऑफिस होता है, उससे आप वो लिस्ट ले सकते हैं। नहीं मिल रही तो prospect.ac.uk एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको वर्क प्लेसमेंट्स की सारी कंपनीज मिल जाती हैं। गो ऑन टू देयर वेबसाइट एंड अप्लाई फॉर दैट, बिकॉज सब कंपनीज की अपना अपना डेडलाइन है। कुछ लोग जो हैं वो मई में ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जुलाई में ले रहे हैं। तो यू जस्ट नीड टू गो ऑन एवरी सिंगल इंडिविजुअल वेबसाइट एंड ट्राई टू अप्लाई फॉर इट। तो सपोज कोई आ रहा है
पहले एक साल स्टडी पे फोकस करे, सेकंड ईयर में वो अपना माइंडसेट ऐसा कर ले कि मुझे उसके बाद इंटर्नशिप लेनी है, और मेरे को सेकंड ईयर में उस बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए इंटर्नशिप्स फाइंड करना, बिकॉज इट स्टार्ट्स इन अप्रैल एंड फिनिश इन नेक्स्ट अप्रैल, राइट? आई थिंक मुझे लगता है कि डे 1 से ही उनको प्रिपेयर करना शुरू हो जाना चाहिए, डे क्योंकि 1 ऑफ सेकंड ईयर क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे लगता है देखो वो एक नया चीज़ नया होता है ना। एक तो ये चीज़ देखनी है ना, जब आप बैचलर्स करने आ रहे हो, हाउ डज द वेटेज वर्क्स टुवर्ड्स योर डिग्री। वेटेज मतलब जब आप बैचलर्स करने आ रहे हो तो फर्स्ट ईयर का जो वेटेज है वो 20%, राइट। थर्ड ईयर का जो है वो 60%, एंड देन द लास्ट ईयर इज आई डोंट नो व्हाट इज मोर देन दैट। सो व्हाट विच मीन्स जो फर्स्ट ईयर है आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो। वो यूनिवर्सिटी भी इतनी दिमाग है उनका कि बच्चे नए नए आए हैं, उनको नहीं पता, तो उनको एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उस फर्स्ट ईयर का वेटेज बहुत कम होता है। मैं जैसे मास्टर्स में आया था, तो मास्टर्स 1 साल की है यहाँ पे, Correct. तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला समझने के लिए कि ठीक है मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है, क्योंकि जो डे 1 था मेरे लिए वो उन्होंने प्रोसेस बताना शुरू कर दिया था कि हाउ वी हैव टू डू द असाइनमेंट्स, एंड उन्होंने डे 1 से ही हमारी पढ़ाई शुरू कर दी थी, बिकॉज आई थिंक 1 साल के कोर्स में 8 मंथ्स की पढ़ाई में एंड फिनिश, और बीच में जैसे हॉलीडेज होता था। तो हाँ, एक ये मेरे को एक बेनिफिट हुआ कि मुझे अगर दूसरी कंट्री में अगर मैं मास्टर्स करने जाता तो मुझे 2 साल लगते, इस कंट्री में 1 साल की मास्टर्स है। लेकिन हाँ, इतना मुझे टाइम नहीं मिला सोचने के लिए कि शुड आई गो टू द इंटर्नशिप और मुझे प्लेसमेंट्स मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, हमें मास्टर्स में इतना वो कर दिया था कि आपको प्लेसमेंट्स कैसे ढूंढनी है, आपको प्रिपेयर कैसे होना है अगर आपको जॉब्स फाइंड करनी है। ठीक है, बैचलर्स में आपने मुझे बताया कि यहाँ पे 1 साल का आपको टाइम मिलता है आपको प्रिपेयर होने का कि यहाँ पे इंटर्नशिप आप कैसे फाइंड कर सकते हो, विच इज़ अ गुड पॉइंट। एंड आपने जो साइट का नाम बताया वो हम आपको लिंक में शेयर कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये भी देखी है कि असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट्स का सीन देखा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे आउटसोर्स करवाते हैं आउटसोर्स assignments। कराते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम व्हाट जॉब में। इज योर हाँ, पर्सपेक्टिव? हम देखो, प्रमोट नहीं कर रहे, हाँ बट उसकी नेगेटिव साइड बताओ कि पॉजिटिव साइड उसकी कुछ है ही नहीं। नेगेटिव साइड बताओ कि उसका क्या होता है यूनिवर्सिटी में, जो बच्चे पकड़े जाते हैं, प्लाग लग जाता है, उसमें क्या उनको बचना चाहिए, और इन चीज़ों से कैसे कोई इज बच इट अ सके? गुड थिंग कि असाइनमेंट बाहर से कराना ये चाहिए या नहीं आजकल कराना बहुत चाहिए? इसकी वेव है, आई विल से देखो वेव। सबसे पहले तो बिफोर आई डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, मैं आपके एक पॉइंट पीछे पे आना चाहूँगा जहाँ पर आप बात कर रहे थे मास्टर्स विद द प्लेसमेंट। Right. ये आपको जब आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो मास्टर्स में अप्लाई कर रहा हूँ उसमें ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिस पे लिखा होता है मास्टर्स प्लस 1 ईयर प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, राइट। तो वो ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप मास्टर जब आप कंप्लीट कर लेते हो, दैट्स इंटायरली अप टू यू, यू वांट टू ऑप्ट दैट और नॉट। ओके। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मास्टर्स में भी आ रहे हो, मुझको लगता है कि आपको, अगर आपको पता है ना 1 साल की प्लेसमेंट ईयर है, तो आपको एक फ्रीडम मिल जाता है कि 1 साल एक्स्ट्रा स्टूडेंट वीज़ा मिल रहा है। राइट। उस स्टूडेंट वीज़ा में आप काम कर रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, right. प्लस आपका कोई वीज़ा का एक्स्ट्रा भी खर्चा नहीं जा रहा। एंड लास्ट थिंग आई वांटेड टू शेयर हेयर इज़ टू ऑल ऑफ द ऑडियंस इज़ बेसिकली, इस वक्त अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे बैचलर्स करने आना चाहिए या मास्टर्स करने आना चाहिए, ये आपको सोचना है। इस पे 2 चीज़ों पे इस पे निर्भर है इसका आंसर। सबसे पहला तो क्या आप फाइनेंशियली पे कर सकते हैं बैचलर्स की फ़ीस, दैट्स अ गुड पॉइंट। यू नो, क्योंकि बैचलर्स की फ़ीस मेरे टाइम पे कुछ और थी, अब बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अगर बैचलर्स की 15,000 फ़ीस है, तो आपका 3 साल का 45,000 हो गया। तो आपको ये देखे लगना है कि यार मैं 45 दे सकता हूँ या नहीं। ये सोच के नहीं आना कि मैं अपने अगले साल की फ़ीस निकाल लूँगा, क्योंकि खुदा ना वास्ता अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो फिर आप मम्मी पापा से ही मांगेंगे, अब वो पैसे कहाँ से देंगे? राइट। अगर वही आप इंडिया में बैचलर्स करके आ रहे हैं, तो आपको पता है कि मेरी 1 साल की मास्टर्स है, Right. तो उसकी फ़ीस जो है 10,000 या 15,000 या 20,000 है। तो आपको पता है भाई मेरे 1 साल में मेरा जो काम ख़त्म हो गया, उसके बाद यहाँ तो मैं प्लेसमेंट ईयर ले रहा हूँ, अगर मैं नहीं ले रहा तो मुझे पता है 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा, जिसको PSW बोलते थे पहले, अब ग्रेजुएट वीज़ा है, तो उस 2 साल में कमा के मैं अपनी फ़ीस निकाल लूँगा। बिल्कुल। यू नो, ये चीज़ आपको सोचनी है। बट इफ़ यू आर फाइनेंशियली दैट स्टेबल एंड इफ़ यू फील कि नहीं भाई मुझे तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है या एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है, विच इज़ ऑफ कोर्स मच बेटर टू यू इन UK एज कम्पेयर टू इंडिया, and of course there are certain institutes in India which is again very good, but अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिकली कुछ कोर्सेज चूज़ करने हैं, देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप फाइनेंस जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको सामने रखते हुए आप ये डिसीज़न लें कि मुझे बाहर जाना है या नहीं जाना। ओके, एक पॉइंट मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि बैचलर्स में इतना अमाउंट लगता है, बट चीज़ ये भी देखना पड़ेगा कि
is this right country to do this bachelor's or not? क्योंकि आगे का स्कोप क्या है, पीआर का स्कोप क्या है। अब कनाडा का लेट्स से आपका छोड़ के पहले जो था कि यू डू द डिप्लोमा एंड यू गेट द पीआर इन दिस टाइम पीरियड 2-3 साल में, बट यूके में वो चीज़ नहीं है। सो व्हाट इज द पाथवे? देखो, आई एम नॉट एन इमिग्रेशन एडवाइज़र, बट व्हाट आई वुड से हियर इज़ कि आपको ये देखना है कि अगर मैं कनाडा का कंपेयर करूँ यूके का, तो अगर आप लोग देखेंगे कि कनाडा लोग क्या करने जाते हैं, कनाडा पे जितने भी मुझे स्टूडेंट्स मैं जिनसे इंटरेक्ट करता हूँ, दे हैव ऑलवेज गॉन टू डू डिप्लोमा कोर्सेज। आई हैव नेवर हर्ड एनी स्टूडेंट हु वुड से कि मैंने मास्टर्स करने गया हूँ या बैचलर्स करने गया हूँ। उसका प्राइमरी रीज़न क्या होता है कि बैचलर्स मास्टर्स की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लोग करने जाते हैं डिप्लोमा कोर्सेज या सर्टिफिकेशन कोर्सेज। Right. अब होता क्या है, जब डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हो तो वो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, वो होता है कॉलेजेस में। जैसे कोई फॉर एग्जांपल हम्बर कॉलेज है या बहुत सारे कॉलेजेस हैं वहाँ पर, जहाँ पर आप ये सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं। अब होता है कि जब आप सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आपको ऐसा तो है नहीं कि एक बंदे ने मतलब मास्टर्स या बैचलर्स यूनिवर्सिटी से करी हुई है और आप डिप्लोमा करके उसको जो जॉब मिल रही है आपको भी वही मिल वही मिल जाए, जाए, ये बिल्कुल। नहीं होगा ना। तो आपको ये सोचना होगा कि मुझे फिर जो जॉब्स हैं वो भी थोड़ी लोअर क्लास की मिलेंगी। बिल्कुल। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैटर्स। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड आप जिस लेवल पे कर रहे हो वो मैटर्स, यू नो। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग डिप्लोमा एंड समवन इज डूइंग बैचलर्स और मास्टर्स, तो आप थोड़े उससे नीचे वो हो। तो ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि कनाडा में मुझे लगता है कि अभी इस वक्त जो है वो आपको पता है, बिकॉज विद जस्टिन ट्रूडो चेंजिंग ऑल दीज Situation is इमिग्रेशन not लॉज good. एंड ऑल, Right. इट इजंट वेरी गुड टू गो टू अभी कनाडा कनाडा की सिचुएशंस, आई थिंक दिस इज नॉट द राइट सिचुएशंस गोइंग ऑन At इन the बट कनाडा। moment, यूके yes. में मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, बट जॉब नहीं है। हाँ, बट यूके में क्या है ना यार, अब देखो यूके में कोई ये सिनेरियो तो है ही नहीं कि आप जैसे कनाडा में आप डिप्लोमा करने जा सकते हैं, तो यूके में तो डिप्लोमा करने आप आ ही नहीं सकते नहीं कर सकते। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि पहली तो ऐसा कोई मतलब है ही नहीं ऑप्शन, और दूसरा अगर आपने कोई ढूंढ भी लिया छोटा मोटा कॉलेज डिप्लोमा करने के लिए, देन यू विल नॉट गेट ग्रेजुएट वीज़ा। ग्रेजुएट वीज़ा के लिए आपको या तो बैचलर्स या मास्टर्स या डिग्री। पीएचडी चाहिए, यस। ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस भी आपको ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा। अब अगर आप डिप्लोमा करने आते भी हैं, जिस कॉलेज में छोटे मोटे कॉलेज जो मेरे टाइम पे होते थे, बहुत सारे कॉलेजेस थे, तो लोग डिप्लोमा करने आ जाते थे, बाद में वो कॉलेजेस जब यूके बॉर्डर एजेंसी छापा छुपा मारती थी, उनका लाइसेंस रिवोक हो जाता था, सब स्टूडेंट्स को वापस जाना पड़ता बहुत था। जाना पड़ता था, बिल्कुल। तो ऐसी सिनेरियो से बचें आप, ठीक है। क्योंकि अब अभी अब रिसेंट, हाँ आपने सही बात बोली कि अभी रिसेंट सीन भी आया था कि आई थिंक 300 प्लस स्टूडेंट्स को उन्होंने डिपोर्ट किया है कनाडा से, करेक्ट, कि जैसे उनका बिकॉज वो फेक कॉलेजेस बोगस थे। कॉलेज। हाँ, तो इसीलिए आपको ये चीज़ जब भी आप अप्लाई करते हैं, आप थोड़ा सा उस पर रिसर्च करिए। राइट। इसीलिए मैं तो यही बोलता हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कॉलेज, गो टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के बंद होने के चांसेस कम होते कम हैं होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉलेज। कॉलेजेस, ठीक है। Okay. तो दूसरी चीज़ ये है कि यूके में जब आप करने आते हो, तो सिंस यू आर डूइंग बैचलर्स और मास्टर्स, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि वंस यू फिनिश योर स्टडीज़ यू विल बी गेटिंग अ वाइट कॉलर जॉब। वाइट आप कोई लेबर की जॉब नहीं करोगे। आई मीन देयर कैन बी सर्कमस्टांसिस, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आपको वो करनी पड़े, बट लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब इज़ मच हायर व्हेन यू फिनिश योर डिग्रीज और मास्टर्स एज कम्पेयर टू डिप्लोमास। व्हाट आर द वेज टू गेट द जॉब? देखो, जॉब लेने के लिए क्योंकि सबसे आज पहले के तो टाइम पे अगर लिंक्डइन खोलो, यू विल सी JLR या कोई भी कंपनी की जॉब, 100+ एप्लीकेंट्स अप्लाइड इन दिस, और उसमें तुम डालो और सीधा रिजेक्शन आती है। तो व्हाट आर दी वेज देखो कि मैं किसी को पैसे दे के CV बनवाऊँ या मैं कोई ऐप से बनवाऊँ, क्या करूँ मैं? एडजस्टमेंट में बहुत कंफ्यूज हूँ। जैसे सपोज देखो मेरा आंसर ये है कि लेट्स नॉट थिंक अबाउट सीवी कहाँ से बनवाएं, लेट्स गेट अवर बेसिक्स राइट फर्स्ट। व्हाट इज़ द बेसिक इज़ कि हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है, पहली चीज़। यू नो, हम अगर तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम कोई इंटर्न प्लेसमेंट ईयर करें, जैसे आपको मैंने बताया, वो बैचलर्स में हो सकता है या मास्टर्स में। किसी तरीके से हमें कोई एक्सपीरियंस लेना है, तो ही तो आप सीवी में लिखोगे ना। सीवी में क्या लिखोगे? आप टेस्को में काम कर रहे थे, विच इज़ गुड टू राइट, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर फुल टाइम पोजीशन, just take an example how you're applying as a pipeline engineer. So what is the use of telling them that you were working in Asras? Of course you're showing that customer service sales experience, but they want to see कि technically आप उस चीज़ में आपने क्या करा, स्किल्स को डेवलप करना। skills करना, पर develop करना। वो चीज़ को कैसे करें? तो लेट्स से वो, कि किसी की डिग्री कंप्लीट हुई, उसने प्लेसमेंट ईयर नहीं लिया, हाँ जी, उसको अब अप्लाई करना, उसके बाद 2 इयर्स है, सो वो इंसान क्या करे? देखो मेरा तो यही आंसर रहेगा कि अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हैं तो सैंडविच ईयर ज़रूर लें, प्लेसमेंट ईयर ज़रूर लें, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा ही बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपने लगा कि मुझे नहीं लिया उस टाइम पे, मैंने वो सिनेरियो नहीं मुझे पता था या मुझे किसी ने बताया नहीं, तो मुझे लगता है कि फिर जो आपके पास 2 साल हैं उसमें
बहुत सारी कंपनीज यूके में है जो एक वेबसाइट है शेल स्टेप। ओके तो वो क्या करती है, बहुत सारी कंपनीज जो है वो आपको इंटर्नशिप्स एक्सपीरियंसेस देते हैं। ओके ऑफ कोर्स सैलरीज कम होती हैं, बट वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हैं 6-7 महीने 8 महीने, और यू नीड टू शो योर स्किल्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयर्स आपको उसी टाइम पे फुल टाइम पोजीशन दे सकते हैं। ओके तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इंटर्नशिप्स देती हैं। ओके तो you need to go for that. Don't start making your CV so amazing and start applying to big firms like Nestle and Barclays and all, क्योंकि हमारे पास पीछे का एक्सपीरियंस नहीं है चांसेस ऑफ पहले। मतलब रिजेक्शंस हाई हो जाते आपका हैं। हाँ जी, ये है कि तुम सीधा जंप बड़ी कंपनी में मत करो, पहले इंटर्नशिप्स करो करो एक्सपीरियंस बनाओ। 6-7 months, देन उसके बाद तुम्हें जॉब मिल जाएगी, और फिर देयर इज अ चांस टू गेट स्पॉन्सर और नॉट। देर इज़ अ चांस टू गेट स्पॉन्सर। हाउ यू टैकल दैट इज़, फॉर एग्जाम्पल आपने इंटर्नशिप करी किसी कंपनी में 6 महीने के लिए आफ्टर बैचलर्स या मास्टर्स। अब 6 महीने के बाद आपको ये देखना है कि वो कंपनी जो है उसके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है या नहीं। हाउ यू चेक दैट इज़, गो ऑन गव यूके वेबसाइट, वहाँ पर आप लिखिए कि लिस्ट ऑफ स्पॉन्सर्स, तो एक PDF फाइल आती है, तो उस कंपनी का नाम सर्च करिए और देखिए कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है देन फेयर एनफ, स्टिक टू दैट कंपनी एंड आस्क योर एम्प्लॉयर टू मेक यू परमानेंट। एंड फिर क्या होता है, जब आप, जैसे मान लो मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे पास लाइसेंस है, तो आप 6 महीने से मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि अगर आपने साल लगा लिया मेरे पास, तो मुझे आपकी आदत हो चुकी है आपकी। अब मुझे पता है कि यार इस बंदे ने ये काम पे, मैं इस पर डिपेंड हो चुका हूँ, तो फिर मेरे को आपको जॉब पे रखना ज़्यादा ईजी एज़ कम्पेयर टू गेटिंग एनी अदर पर्सन बट इन जो द। अभी सैलरी कैप लगा हुआ है, देखो इसका आंसर ये है कि सैलरी कैप जो लगा है वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये रियलाइज़ करती ही हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे ना, तो अगर आप देखेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन दे आर ट्राइंग टू रिक्रूट समवन फॉर, जस्ट टेक एन एग्जांपल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उनको पता ही है कि इतनी हमें देनी ही पड़ेगी। आई हैव नेवर सीन एन एडवर्टाइजमेंट हु वुड से आई वांट ए प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड आई एम गोइंग टू पे हिम 25,000। Nowadays, I'm talking about right now. Maybe 10 years back, it might be a different scenario. तो मुझे लगता है कि एक कंपनी जब आपको कोई एडवर्टाइजमेंट डालती है किसी वेबसाइट बट पे, तो वो एनीवे फॉर लेबर द चेक करती है। प्रोजेक्ट मैनेजर दे नीड सर्टेन एक्सपीरियंस फॉर दैट, राइट? प्रोजेक्ट लीडर ले लो, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ले लो, कोऑर्डिनेटर, बट उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब बट एक्सपीरियंस उसके कभी। ऊपर लिखा होता है तो कि चाहिए। ग्रेजुएट, जो हम देखते हैं ना, ग्रेजुएट कैन अप्लाई, Correct. बट व्हेन वी सी द डिस्क्रिप्शन इट सेज यू नीड एक्सपीरियंस। देखो एक्सपीरियंस में आपको फिर वही पॉइंट कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस तो आपको लगेगा ही लगेगा। अब आपको ये देखना है कि अगर आपके पास नहीं एक्सपीरियंस, तो आपको 2 साल जो आपके पास ग्रेजुएट वीज़ा के हैं उसमें आपको एक्सपीरियंस भी लेना है, और ऐसे सोचना है कि मुझे 1 साल एक्सपीरियंस लेके आई नीड टू स्टार्ट अप हंटिंग फॉर द राइट जॉब्स वेयर आई कैन गेट द स्पॉन्सरशिप। वेरी गुड पॉइंट, यस। ओके थोड़ा बैक चलते हैं, coming to the assignments part. So should we like go for the assignments like मुझे बाहर से बनवाना चाहिए, and should we like do our assignments on our own so that it will be benefit when we apply for the job, because we can go and understand deeply what the assignment is all about and what our course is all about. तो जैसे मैंने यहाँ पे देखे हैं स्टूडेंट्स बाहर से भी बनवाते हैं, खुद भी करते हैं, बट चांसेस ये हैं कि वो बाहर से बनवाना इसलिए प्रेफर करते हैं कि हम अपने जॉब पे और अपनी दूसरी चीज़ों पे फोकस कर पाएँ एज दे आर फाइनेंशियली वीक। सो शुड दे डू लाइक उनको असाइनमेंट बाहर से बनवाना चाहिए या फिर उनको असाइनमेंट भी खुद से करना चाहिए? देखो इसका एक आंसर मैं एक सिंपल एग्जांपल से देता हूँ। अगर मैं इंडिया में ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ 4 बच्चे और पढ़ रहे हैं, उनका जो एग्ज़ाम आया उन्होंने मुझसे कॉपी करके दे रिटन इन देयर पेपर और वो पास हो गए। राइट अब जब हम इंटरव्यू में जाएंगे, कौन सा बच्चा मतलब वो इंटरव्यू को क्रैक कर पाएगा, मैं या वो लोग? सेम सेम आंसर अप्लाइज टू दिस असाइनमेंट। राइट अब असाइनमेंट में आप बाहर से बनवा रहे हैं, आपको वो अच्छा लग रहा है उस टाइम पे। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा। राइट आपने बाहर से बनवा लिया, उसने आपको टर्नटिन की एक पैलग्रिज्म की रिपोर्ट भी भेज दी, भैया सिमिलैरिटीज़ इतनी, आप खुश हो गए कि यार तो 10% है, मेरे तो 70% आ जाएंगे और मैं क्रैक कर लूँगा। पर आप ये नहीं सोच रहे लॉन्ग रन में कि यार कल को इंटरव्यू में जब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करूँगा। राइट तो आप सिर्फ आप क्या देख रहे हैं, आप एक छोटा सा गोल देख रहे हैं कि यार मैंने असाइनमेंट नहीं बनाई, मैंने एसडा में शिफ्ट लगा ली, मेरे 100 पाउंड बन गया। पर आपने वो 100 पाउंड असाइनमेंट बनाने वाले को भी तो देना है, वो वो कहाँ भी से है, देंगे? वो भी तो एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए कि कहाँ मेरे को ज़्यादा फ्रूटफुल है ओके असाइनमेंट बनाना, ये काम करना कहीं। बट एनीथिंग, तुम यहाँ पे अगर आ रहे हो एज ए स्टूडेंट, सो असाइनमेंट आपकी स्किल्स बढ़ाती है।
असाइनमेंट क्या, आप कुछ भी लो, यूके में आप किसी भी नई कंट्री में जाते हो ना, फ्रॉम व्हेन योर डे स्टार्ट्स ब्रशिंग योर टीथ टिल व्हेन यू गो टू योर बेड, यू आर ऑलवेज लर्निंग. Yes, देयर exactly. इजंट एनीथिंग व्हिच इज नेवर गोइंग टू मेक यू फील लो. आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही. असाइनमेंट्स तो जब अगर आपको यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स बनाने को दे रही है तो उन्होंने ये चीज़ें सोची हुई हैं. वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है सारा. करेक्ट, Exactly. वो सोची हुई कि इसका क्या बेनिफिट होगा बच्चों को. राइट. अब यूके में जो एजुकेशन है वो इंडिया से एजुकेशन क्यों डिफरेंट है? क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत दिया जाता है. प्रैक्टिकल बहुत है. थ्रेटिकल तो असाइनमेंट्स कोर्स वर्क हैं हैं, बट हम, मुझे पता है जब मैं इंडिया में था तो लैब में हमें बहुत कम लेके जाते थे. थ्रेटिकल में बोलते थे इतनी बुक क्या पढ़ लो, रट्टा मार लो, पास हो जाएंगे तो हो जाएंगे. तो मुझे लगता है यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत दी जाती है, जिसके कारण जब बच्चे इंटरव्यूज़ में जाते हैं, गोरे बच्चे, तो वो बहुत कॉन्फिडेंशली जाते हैं. उनको पता होता है कि अगर जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक अलॉय ख़राब हो गया या व्हील ख़राब हो गया, तो उनको पता है कि कौन सा क्या चेक करना है, कैसे बेरिंग्स चेंज करने हैं, व्हील बेरिंग्स कहाँ होते हैं, ये सब होते हैं. हमें तो पता ही नहीं था, हमने बोला होता यार होते हैं व्हील बेरिंग्स, बिकॉज वी नो कि हमने स्टडी करी हुई है. तो आपका जैसे कॉलेज ख़त्म हुआ, देन फिर आपको कॉलेज के बाद ही जॉब मिल गया था या फिर यू स्टिल हंट फॉर द जॉब? एंड अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? That's a very very good question. I did when I was doing my bachelor's, I did sandwich year, जिसको placement year बोलते हैं. I did with a company called Brose. Brose is the company which makes seat systems, जो सीट सिस्टम. गाड़ियों की सीट्स बनाते हैं. ओके. तो वहाँ पर मैंने 1 साल का प्लेसमेंट ईयर किया, जिसमें मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम किया. क्वालिटी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, असेंबली लाइन. तो वो मेरे को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास इंडिया से कुछ एक्सपीरियंस नहीं था. राइट. तो उससे क्या हुआ, मेरे 3rd ईयर की फ़ीस भी निकल गई, जैसे मैं आपको बता रहा था पहले, प्लस मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया. अब जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट करी तो मेरे को एकदम से कोई जॉब नहीं मिली. ओके. आई वॉज इंस्टेड ऑफ मी सिटिंग एट होम, मैं टेस्को में काम कर रहा था, ताकि मेरी थोड़ी मोटी जो फंड्स आते रहें, और एटलीस्ट आई विल स्टार्ट रीपेइंग माई लोन बैक, क्योंकि Was मैं इंडिया. और उसमें आपका यहाँ पे इस टाइम PSW कितने 2 ईयर्स साल का ही था. 2 साल का ही था. सेम सिस्टम था. PSW हमेशा ही 2 साल का ही रहा है. बीच में आई थिंक कम हुआ था, 6 मंथ्स का हुआ था या एक उन्होंने बंद किया था PSW बीच में? नहीं, PSW बंद किया था. PSW की ड्यूरेशन कम नहीं हुई कम थी नहीं कभी. हुई थी. ओके, बंद हुआ वो था. बेसिकली क्या हुआ था, कुछ साल पहले लोगों ने PSW का गलत उपयोग करना शुरू कर दिया था, विच मीन्स क्या होता था, लोग स्टडी करते थे, PSW पे आ जाते थे, एंड देन दे नेवर लुक फॉर अ गुड जॉब्स, और वो एसडा में काम करते रहते थे, और वो पैसे कमा के चले जाते थे. अब होता क्या है, PSW में यू कैन वर्क 2-3 Anyway, जॉब्स, right. राइट, यू कैन डू 2-3 जॉब्स. अब होता क्या था उस टाइम पे, लोग जो ये काम करते थे, तो जो यहाँ की जो पब्लिक है उसको लगा कि यार बाहर से लोग आके हमारी लो जॉब कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, तो इनका क्या फ़ायदा. इसलिए उन्होंने PSW बंद कर दिया था. तो फिर क्या किया था, अगर आपका वीज़ा, अगर आपका कोर्स 1 साल का है, तो आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा स्टूडेंट वीज़ा दिया जाता था, ओके. ताकि उस 6 महीने में आप स्पॉन्सर्ड जॉब ढूंढ सको, राइट. जो कि लाइकलीहुड ऑफ दैट हैपनिंग इज़ वेरी वेरी स्लिम. बहुत ठीक है, या तो एग्जैक्टली. आपके पास बहुत एक्सपीरियंस हो, या फिर आपके बहुत लिंक्स हो या रेफरेंसिंग हो, तो ही हो विच पाता इज था, नहीं नेक्स्ट टू तो इम्पॉसिबल 6 महीने में बहुत ढूंढना. मुश्किल था. हाँ. तो मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट गोइंग बैक, जिस कारण कुछ ईयर्स तक यूके आना लोग बंद हो गए थे. जब ये PSW दोबारा आया, विच आई थिंक केम इन 2020 आई थिंक, 2020. तब से ये क्रश दोबारा आने शुरू दोबारा हो आना गया. शुरू हो गया. ठीक है, डिपेंडेंट भी काफ़ी आया इसमें. डिपेंडेंट, इसका गलत उपयोग भी किया गया, जैसे Right. आपने बताया डिपेंडेंट पे. डिपेंडेंट लोग क्या करते थे कि एक के साथ आई थिंक 4-5 लोग, फैमिली पूरी फैमिली आ जाती थी, जैसे थी. एक बंदा मेन एप्लीकेंट बन के आ गया, उसका हस्बैंड ज्वाइंट डिपेंडेंट आ गए, फिर वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे, एंड Right. देन दे स्विच टू स्किल्ड Care वीजाज home विद हो द गया. केयर होम्स एंड ऑल. Right. तो उसमें क्या किया यूनिवर्सिटी ने, ये रियलाइज़ करा कि हमारी तो फिर आधी फीस भी नहीं गई दी, Fees loss और पे बीच जा में रहे थे. हाँ यूनिवर्सिटीज देवर गोइंग कि बीच में लोग गायब हो रहे गायब हो हैं. रहे हैं. यूके बॉर्डर एजेंसी हमसे पूछ रहे हैं कि हाँ आपने तो स्टूडेंट वीज़ा दिया था, बच्चा कहाँ है. बच्चा का. तो राइट. इन्होंने ये रियलाइज़ करा कि हमें अटेंडेंस देखनी है. तो अभी मोस्टली यूनिवर्सिटी 75% But अटेंडेंस attendance, मांगती है. प्लस वो ये बोल रहे हैं कि अभी स्किल्ड वीज़ा आप नहीं स्विच कर सकते जब तक आपकी पढ़ाई ख़त्म नहीं हो. ग्रेजुएट नहीं है तुम. जब तक आपकी डिग्री आपके हाथ में नहीं मिली, आप नहीं स्विच कर सकते. तो उस दौरान अगर आपकी पढ़ाई जब ख़त्म हो जाती है, फिर चाहे आप ग्रेजुएट वीज़ा नहीं भी स्विच करो, अगर आपको जॉब मिल गई है तो यू कैन स्विच डायरेक्ट टू स्किल्ड वीज़ा. अगर नहीं मिली देन यू कैन गो फॉर ग्रेजुएट वीज़ा. सो आफ्टर बैचलर्स आपको जॉब नहीं मिला, देन यू स्टार्ट वर्किंग इन टेस्को. देन उसके बाद आपको प्रोफेशनल जॉब मिलने में कितना टाइम तो लगा? मेरे को जो प्रोफेशनल जॉब मिली थी, आई वाज गिविंग इंटरव्यूज़ एवरीवेयर, फ्रॉम लंदन टू न्यूकासल टू एवरीथिंग. तो ओके. मेरे पास रफली 40-50 तो रिजेक्शंस ही थे. तो मेरे Okay. को कई बार ऐसे दिन आते थे कि मैं सोचता था कि यार इज़ दिस फॉर मी.
तो मोस्टली ये फेज़ जो होता है हर स्टूडेंट आता है, के लाइफ में है। आता है। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ये फेज़ आने दो, पर हिम्मत मत हारो। तो राइट। इवेंचुअली मुझे जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ, जैगुआर लैंड रोवर में, उनका मैंने इंटरव्यू क्रैक करा, जिसके लिए मैं क्या करता था, ये टिप मैं हर स्टूडेंट को देता हूँ कि जब आपकी इंटरव्यू देने जाते हो, आप फेल हो जाते हो, रिजेक्ट हो जाते हो, तो आप वहीं पर मत छोड़ दो, उनको ईमेल करो, कि उनको बोलो कि मुझे फीडबैक दो ओके, कि मेरे इंटरव्यू में कहाँ गलत हुआ। तो वो फीडबैक को पॉइंट्स नोट डाउन करो, ताकि जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाओ वो गलतियाँ दोबारा ना करो। ओके। तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस इतना हो गया था, मतलब अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी, कि वो मुझे वाला, हाँ। फीडबैक यू नहीं, नो आपके साथ नहीं, क्योंकि इवन हम भी जब एज आए थे तो हम लोगों को लगा था कि यार हम सिर्फ इस कंट्री पे अनफॉर्चुनेटली के पॉइंट से ही आए हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लाइक अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एलिजिबल, अनफॉर्चुनेटली दिस। मैंने कहा ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस है कि फेलियर्स आएंगे, एंड ये मतलब सही है, किसी ने बोला है कि फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। तो जितने फेलियर्स आएंगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वैल्यूबल लेसन्स मिलेंगे। और आपने मतलब जैसे आपने खुद बताया कि मुझे भी इतने काफ़ी रिजेक्शंस थे, तो आपको ही जैसे जॉब एज आप जैगुआर लैंड रोवर में काम कर रहे हैं, तो ये आपका ड्यूरेशन कितना बचा था PSW का? PSW का उस टाइम में मेरे पास ड्यूरेशन बचा था 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का, तो ओके। लास्ट के 4 मंथ्स में मेरी जॉब लगी, एंड विद इन 3-4 मंथ्स आई मेड श्योर, क्योंकि हर कंपनी में प्रोहिबिशन पीरियड होता है 3 मंथ्स का। राइट। तो उस 3 महीने में मैंने अपने आप को आई मेड श्योर कि उनको अच्छा लगूँ, उनके जो भी वो काम देते थे, मैं एक काम देते थे मैं 2 एक्स्ट्रा कर देता था। ओके, तो फिर उनको अच्छा लगा, एंड देन दे स्पॉन्सर्ड मी ओके, for this position. So ओके, I started as a graduate engineer, and then I started after graduate engineer. Then I went to quality engineer, then electric engineer, and now I work as a subject matter expert. तो ये जो पूरा टेन्योर था, मुझे लगता है कि ये बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। अब जो ग्रेजुएट रोल्स होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि क्या हम डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई करें या ग्रेजुएट रोल्स अप्लाई रोल्स के करें। लिए अप्लाई करें, राइट। देखो, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ग्रेजुएट रोल्स के लिए अप्लाई करिए। ग्रेजुएट रोल्स में क्या फ़ायदा होता है कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, ग्रेजुएट जो रोल होता है वो 2 इयर्स का होता है। ओके, उसके बाद आपको किसी जॉब में वो परमानेंटली रख देते हैं। तो 2 साल में आपको हर डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है, ओके, चाहे HR है, सेल्स है, मार्केटिंग है, किसी में भी। तो आपको वो एक फील आ जाता है कि मेरे लिए कौन सा डिपार्टमेंट बना है। बनाए, एग्जैक्टली। एंड देन आफ्टर 2 इयर्स दे आस्क यू कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, फिर आप उस डिपार्टमेंट में काम कर बट सकते हैं। आजकल इनकी थिंकिंग ये मैं देखता हूँ कि वाई टू चूज एन इंडियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि हमें उसकी पे भी ज़्यादा देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू UK स्टूडेंट, बिकॉज उसकी अगर हम पे हम 25,000 भी देंगे कैप पे, देन वी डोंट नीड टू इंक्रीज 10,000 आफ्टर 2 years। देखो, ग्रेजुएट रोल्स जो मैंने देखे हैं अभी, दे आर अराउंड 38,000। अगर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो 25 दे रहे हैं, तो मेरा आंसर ये है कि वहाँ पर अप्लाई मत करिए। ओके, अप्लाई फॉर द कंपनीज जहाँ पर ग्रेजुएट प्लेसमेंट जो हैं वो 30,000 के ऊपर ही हैं, जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ओके, और अगर आप बोल रहे हैं कि पुनीत मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर अगर आप फर्स्ट ईयर है तो आप इंटर्नशिप्स करिए, ओके, ठीक है। क्योंकि इट इज़ नो पॉइंट ऑफ अप्लाइंग फॉर ए कंपनी अगर पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप 20,000 वाली ग्रेजुएट प्लेसमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, आपका 2 साल का PSW ग्रेजुएट प्लेसमेंट में चला गया, वो राइट। 20,000 तो 20,000 ही रहा। तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे? तो आपको ये सोचना है कि इन लॉन्ग रन कि मैं उस वहाँ पर जंप करूँ जहाँ पर मुझे स्पॉन्सर मिलने के चांसेस हैं। कोई प्रो टिप्स इसके लिए कि सपोज कि मेरे को उसको क्रैक करने के लिए क्या करूँगा? किसको? इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए मैं ये बोलता हूँ कि उसकी कंपनी की थोड़ी स्टडी करो, यूट्यूब्स पे उस पे थोड़े पे रिसर्च करो। मोस्ट ऑफ द UK कंपनीज जो हैं वो बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू। उसमें वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछती हैं कि गिव मी एन एग्जांपल व्हेन यू हैड टू शो अ लीडरशिप स्किल्स। ओके, तो वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके जो आंसर्स हैं वो स्टार अप्रोच से बना के ही रखें। स्टार is an approach which most of the UK companies use, is called situation, task, actions and results। तो आप कोई भी सिनेरियो जो है वो उसको लिख के बना के रखें, और उस एग्जांपल को आप फिर देखना है कि मैं इसको कस्टमर सर्विस के लिए भी आंसर दे सकता हूँ, लीडरशिप के लिए भी दे सकता हूँ। ये आपको उस एग्जांपल से खुद ही पता चल जाएगा। गॉट इट। तो वो तो बिहेवियर बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड मोस्ट ऑफ द कंपनीज करती हैं। अगर टेक्निकल की बात करें, दैन इट डिपेंडिंग ऑन विच रोल यू आर अप्लाइंग, उसको उस पर अभी मैं कोई हिंट नहीं दे सकता, बिकॉज अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जा रहे हैं तो आपको मेक श्योर है कि अगर जस्ट टेक एन एग्जांपल आप EDS इंजीनियर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंजीनियर, तो आपको उस EDS सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको ये देखना है कि किस रोल पे आप जा रहे हैं। जो UK है, इट्स वेरी नियर टू इंडिया, 7-8 घंटे की जो फ्लाइट है
ठीक है, तो आप आराम से आ सकते हैं। कल को कोई फैमिली को इमरजेंसी भी होती है, जैसे मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरे क्या पेरेंट्स इंडिया में हैं, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, मैं फ़्लाइट लेके चला जाता हूँ। अगर ठीक वही मैं कनाडा में होता तो 16-16 घंटे की फ़्लाइट है, पहले हम्म तो वहाँ पर प्लानिंग करके जाना पड़ता है। राइट दूसरी चीज़, यूके एक ऐसा कंट्री है कि अगर आप यूके में हो, इवन दाउ वी आर आउट ऑफ यूरोप नाउ बिकॉज ऑफ द ब्रेग्जिट, तो अगर हमें हॉलीडे पे भी जाना है ना, कल कल को आप यहाँ सेटल हो जाते हो, हम्म तो आपको हॉलीडे पे जाना है पेरिस स्विट्जरलैंड कहीं, तो सब एक एक घंटे की फ़्लाइट है। राइट इवन यू कैन गो ऑन कार। मैं बहुत सारे यूरोप की कंट्रीज सिर्फ गाड़ी में ही गया हूँ, ओके कोवेंट्री से ड्राइव करके सीधा गया हूँ। मुझे लगता है ये जो फैसिलिटी आपको बाकी कंट्रीज में नहीं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो कहाँ जाओगे आप? बिल्कुल समुंदर के बीच में हो। राइट कनाडा में हो तो यू कैन गो टू अमेरिका, बट इट्स सच ए बिग कंट्री। एक जगह से मतलब कनाडा के अंदर टोरंटो से वैंकूवर नहीं जा सकते आप, बिकॉज इट टेक्स फ्यू डेज टू गो देयर राइट बाय कार। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप यूरोप में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। प्लस जो सेकंड थिंग है कि इट्स एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, बेनिफिट्स यहाँ है। अभी अगर कोई मुझे बोले कि यार पुनीत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हैं, देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी है, ऐसा नहीं ओके है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर आप लिस्ट ऑफ स्पॉन्सर्स की वेब वो पीडीएफ की फाइल अगर गव यूके की वेबसाइट पे देखें, आज भी आप लिस्ट ऑफ स्पॉन्सर्स कम नहीं हुए, वो उतने ही है। अगर वो 450 थे, 450, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, तो उतने ही है। मे ओके बी 2-3 कम हो गए होंगे। लोग सोच रहे हैं कि यार स्पॉन्सर नहीं कर रहे, अगर ऐसा होता तो लिस्ट वो लाइसेंस का क्यों पे कर रहे हैं फिर? राइट बिकॉज आपको स्पॉन्सर लाइसेंस रखने के लिए पे करना पड़ता है कंपनी को हर साल, तो क्यों कर रहे हैं? राइट तो आई थिंक जॉब्स आर देयर, यू जस्ट नीड टू थिंक कि मेरा क्या स्पेशलाइजेशन है, मेरे लिए वो कंट्री में जॉब्स हैं, ओके आपको ये देखना है। और मुझे लगता है अभी अगर कोई पूछा जाए कि क्या बूम में है, तो डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, मुझे लगता है इसमें बहुत लोग आ चुके हैं। ट्रेंडिंग राइट तो मेरे को ये दिखता है कि आपको सिर्फ आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है। इट्स मच मच बेटर अगर आपको यहाँ जॉब करनी है, या तो आप थोड़ा सा इंडिया से एक्सपीरियंस लेके यहाँ मास्टर्स करने आ जाइए। अगर आप नहीं मास्टर्स करना चाहते तो एक अच्छी कंपनीज में आप जब इंडिया में, जैसे एग्जांपल समबडी इज वर्किंग इन इन्फोसिस और विप्रो, तो वहाँ पर 6-7-10 साल या 7 जो भी 5-6 साल का एक्सपीरियंस लेके स्टार्ट डायरेक्टली अप्लाइंग। बहुत सारी कंपनीज, अब एक एस्टन मार्टिन यहाँ कंपनी है, जैसे कार कंपनी अगेन, वो इंडिया से बैंगलोर से सीधे इंजीनियर्स को यहाँ लेके आ रही है स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। राइट कंपनी pays for the skilled worker visa, company pay for their dependent, company pay for their kids, company actually in fact pay the relocation fees which like जो उनका होता है roughly 2000 पाउंड। तो मुझे लगता है लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आपके पास स्किल क्या है, शांत बैठ के चीज़ों को सोचिए कि अगर आप स्किल्ड वीज़ा पे घुस गए पहली बात तो, और आपको नहीं पता वो जॉब आपके रिलेटेड है या नहीं, जस्ट टेक एग्जाम्पल वो जॉब आपके रिलेटेड है, फिर तो आप बच गए, फिर तो आप राइट्स चीज़ें कर रहे हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग करी है, मुझे किसी बंदे ने बोल दिया कि आप पीएसडब्ल्यू पे मत जाओ या ग्रेजुएट वीज़ा पे मत जाओ, आपके हेल्थ केयर का सीधा आ जाओ टीयर 2 स्किल्ड वीज़ा पे, और आपको 5 साल के बाद बीआर मिल जाएगी। अब मेरे को नुकसान क्या है वहाँ पर जाने का? नुकसान ये है कि अगर मैं वो टीयर 2 स्किल्ड वीज़ा ले लेता हूँ, तो मैं उसमें घुस गया तो मैं कोई और जॉब नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे वही करना है 5 साल। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मुझे वो जॉब अच्छी नहीं लगी तो कैन आई स्विच बैक टू ग्रेजुएट वीज़ा? नो आई कांट। तो वो ग्रेजुएट वीज़ा अब तो आप ले ही नहीं सकते। अब जो ग्रेजुएट वीज़ा है उसका फ़ायदा क्या है? ग्रेजुएट वीज़ा मैं सबको बोलता हूँ ले लो। उसका रीज़न क्या है? ग्रेजुएट वीज़ा में यू कैन डू 3-4 जॉब्स। आपको फिर ये एक्सपीरियंस मिल जाता है कौन सी जॉब मेरे लिए अच्छी है, एंड देन यू कैन गो इन दैट फील्ड। बेसिकली डायरेक्शन मिल जाती है कि आई डायरेक्शन मिल थिंक जाती है और वो चीज़ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होती है। अगर आप सीधा स्किल्ड वीज़ा पे चले गए तो आपको यू टर्न नहीं ले सकते, आप स्टक हो चुके हो एक एक एली वे में, एक ऐसे रोड में स्टक हो चुके हो जहाँ एंड पे दीवार है, और आपको पता है वो दीवार जो है वो पीआर ही है। और जब तक वो दीवार क्रॉस नहीं करोगे वो 5 साल लगेंगे। जब आप क्रॉस करोगे तो दूसरी साइड आपको अच्छी जन्नत दिखेगी, पर जब तक वो क्रॉस नहीं करोगे तो आपको सिर्फ दीवार ही दिख रही है और कुछ नहीं। अभी मतलब आप क्या सोचते हो कि आपको वट मतलब अभी बोलो कि आपके नेक्स्ट गोल्स क्या है? हाँ मतलब आपके नेक्स्ट गोल्स क्या हैं देखो मैं जब यूके में आया था तो मेरा गोल ये था कि मेरे को पहले अपनी लाइफ सेटल करनी है। ओके मेरा फर्स्ट गोल था वर्क परमिट लेना, स्किल पढ़ाई करना, ग्रेजुएट वीज़ा लेना, स्किल्ड वीज़ा लेना, पीआर लेनी, सिटीजनशिप लेनी, घर बनाना अपना। अभी मेरा जो नेक्स्ट गोल है वो है कि आई वांट टू मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रॉपर्टीज़। ओके ठीक है, तो आई थिंक मैं सबको ये बोलता हूँ कि जब आप आते हो तो आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ। पहले वर्क वीज़ा लो, पीआर लो, सिटीजनशिप लो, फिर घर बनाओ, या छोटी छोटी चीज़ों को आप आगे राइट बढ़ो। तो मुझे लगता है फिर आप अपनी जो साइकिल है आपका अच्छा चलता रहेगा। और हर स्टेप हर जर्नी पे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा
Correct. कि इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स थी जो मैं चाहता हूँ कि जो अभी आप जैसे स्टूडेंट्स को हेल्प भी करते हो और काफ़ी प्रोफेशनल्स को हेल्प करते हो कि ये चीज़ मत चूज़ करो, दूसरी चीज़ चूज़ करो, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग और ये इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप इस रूट पे जाओगे तो वो आपको आगे जाके फ्यूचर में बेनिफिट करेगा। और ये चीज़ आपने अच्छी बताई कि हाँ, जो भी कोई गोल्स हैं उनको ब्रेक बाय ब्रेक स्मॉल गोल्स में ब्रेक कर लो, ताकि आपको एक बड़े गोल आराम से वो अचीव कर पाओगे। ये चीज़ आपने मुझे अच्छी बताई। और हाँ, ये पॉइंट भी आपका अच्छा था कि हाँ, जो यूके के पर्सपेक्टिव से आपने बताया कि वाई यूके इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू लाइक डिफरेंट कंट्रीज। Again, I would just say add one last thing कि UK is a great country. It's not just because it has given me a lot. मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि यूके इसलिए बेटर है क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल है और अगर आप मेहनती हो तो आप यहाँ पर सेटल हो जाओ। पर अगर आप वेले हो, आपको कुछ करना नहीं है, तो आप बोल रहे हो कि भाई मुझे पीआर चाहिए, तो आपको कुछ नहीं है ऑनेस्टली। आप यू विल बी इन, मतलब आपको नहीं पता चलेगा आपको क्या कर रहे हैं। खाना खाने के लिए भी उठना ही उठना पड़ेगा। पड़ेगा ही, और यही सिनेरियो आपको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये कंट्री एक ऐसी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लोग लोग बड़े ऑनेस्ट हैं यहाँ पर। इट्स नॉट एज, यहाँ पर इतनी करप्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको, आप मेहनत करोगे, लोग देखेंगे उस मेहनत को, आपको आगे पुश करेंगे। तो मुझे लगता है आपको सिर्फ अपनी मेहनत दिखानी है, तो इवेंचुअली आप छोटे छोटे गोल जब बनाओगे ना, तो वो आप उनको ज़रूर मतलब अचीव कर लो। अचीव कर लेंगे। तो अभी बस हम पॉडकास्ट क्लोज करने से पहले मैं बस आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि कमिंग स्टूडेंट्स और जब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको आप एक लास्ट चीज़ ऐसे क्या बोलना चाहोगे? जब आप नए नए इस कंट्री में आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा डल सा कंट्री है, बड़ा डिप्रेशन रहता है। तो आपको अपने आप को बिजी रखना है, ठीक है। जब आप इस कंट्री में आते हो, आप बिजी कैसे रखोगे? या तो आप पार्ट टाइम काम कर लो, या किसी स्पोर्ट्स में घुस जाओ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपकी स्किल के लिए अच्छा हो। अब या तो आप पूरा रात हर दिन क्लबिंग कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, या फिर आप कोई ऐसी स्किल सीख सकते हो जो आपको आगे यूज़ हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए बैडमिंटन था, तो ओके। मुझे उसने इवेंचुअली हेल्प करी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप लेने में। डिसिप्लिन लाइफ भी कह सकते और हैं। स्पोर्ट्स वैसे भी आपको ज़िंदगी में डिसिप्लिन ही सिखाता है, राइट। बिकॉज यू आर ऑलवेज इन अ राइट पाथ ओके। बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स। तो आप मतलब ड्रग्स वगैरह इन चीज़ों में नहीं जा पाते नहीं क्योंकि जाते। आपको लगता है कि यार मेरा उसमें इंटरेस्ट है। राइट। मुझे लगता है सब स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूँगा कि जब नए नए आते हो तो कुछ ना कुछ एक इंटरेस्ट लेके आओ उस चीज़ में, आप सीखने की कोशिश करो। और अगर यहाँ पर विंटर जो है 2 3 4 महीने की हैं, उसके बाद बड़े अच्छे अच्छे दिन हो जाते हैं, 10 10 बजे तक अंधेरा नहीं होता। राइट। तो आपको मज़ा आने लग जाएगा इस कंट्री का फिर। गॉट इट। स्टार्टिंग में सबको ही होता है, बट वो जो 3 4 महीने आपको थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखना है। एंड नेवर गिव अप, दैट इज़ व्हाट आई हैव डन, नेवर गिव अप। और इवेंचुअली यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। और अपने ठीक माँ है। बाप को, जब आप इंडिया से आते हो, मैं सबको बोलता हूँ कि अपने माँ बाप को जब आप बताते हो कि मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ या मुझे मतलब अकेलापन लग रहा है, तो आपके मापे जो हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो बल्कि और परेशान होते हैं। तो अगर आप बिजी रहोगे, आप खुश रहोगे, तो आप उनको फ़ोन पे बोलोगे डैडी मैंने आज ये किया, मम्मी मैंने ये किया, तो वो अंदर से बड़ी खुशी आती है उनको कि यार हमारे बच्चे खुश हैं। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको सोचनी चाहिए। बहुत चीज़ें ऐसी है जैसे यहाँ पे मतलब पेरेंट्स से हम शेयर नहीं करते, लेकिन हमें उनको दिखाना पड़ता है कि हाँ, करेक्ट। वी आर इन अ गुड सिचुएशन राइट नाउ, नॉट टू वरी, और सब कुछ अच्छा है, बस आप टेंशन ना लो, वी आर डूइंग गुड। ये बात आपने अच्छी बोली। और भी कुछ मुझे मतलब जैसे जानना था, लेकिन अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो थैंक यू भैया, आपसे मतलब इतना मतलब काफ़ी नॉलेज मिली और आपने काफ़ी वैल्यूबल लेसन्स शेयर करे। और हाँ, डेफिनेटली मैं आपके साथ पार्ट 2 करूँगा। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि दीज टॉपिक्स आर लाइक नेवर एंडिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। और थैंक यू वंस अगेन। सो थैंक यू एवरीवन, एंड चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मैं अगर कुछ भी क्वेरी है तो मैं भैया का नंबर भी शेयर कर दूंगा, जो कोई भी क्वेरीज हैं। हाँ, हम आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल भी इनका शेयर कर देंगे कि कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी आप डायरेक्टली भैया को आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक थैंक यू, यू। थैंक्स फॉर थैंक हैविंग यू। मी।